ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। इट्स अ मैसिव डे फॉर बिहार और आज पहले फेज का इलेक्शन है। 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 18 जिले हैं। अब तक का वोट परसेंटेज करीब करीब 14% का एवरेज है और तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैथिली ठाकुर आपको तस्वीरों में दिख रही हैं। अलीनगर से बीजेपी की कैंडिडेट हैं, वोट डालने के लिए पहुंची थी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि तमाम जो दिग्गज हैं, जो वीआईपी वोटर्स हैं, वोट कर चुके हैं। मसलन सम्राट चौधरी वोट कर चुके हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव, मिश्रा भारती, रोहिणी उनकी बहन, रामकृपाल यादव, ये तमाम लोग और विजय सेना क्या कुछ कराएं। और इस तरह के खेल खेलने वाले पर सिर्फ चुनाव के दिन नहीं, चुनाव के बाद भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग मताधिकार से वंचित करना चाहिए जो बूथ कैप्चरिंग की मानसिकता रखता है। वहाँ क्या नाम है उसका, कौन यादव, डुल्लो यादव की कोई है, अपराधी प्रवृत्ति का लोग है और वही ये सब खेल खेलता है। हम जाएंगे। आज भी राजद का पोषित अपराधी लोगों को भय पैदा करना चाहता है, लेकिन शायद वो भूल गया कि बिहार में सुशासन है, आतंकवाद उग्रवाद खत्म हुआ है, अब अबड़ी बारी अपराध का है। ये अपराधी मानसिकता को वो दशा में पहुंचाया जाएगा कि याद रखेगा। सीधा मुकाबला है अमरीश कुमार से, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। सम्राट चौधरी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे थे। इज आल्सो डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार। मैथिली ठाकुर तस्वीरों में दिख रही थी, अलीनगर से बीजेपी की कैंडिडेट है, वोट डालने के लिए पहुंची थी। विजय सेना ये कह रहे थे कि बिहार में अब एक नया बदलाव आने जा रहा है, एक नई तस्वीर बिहार में देखने को मिलेगी। एनडीए बहुमत से आ रही है और उन्होंने कहा कि जंगल राज का जो है सूपड़ा साफ होने वाला है। बहुत क्रूशियल डे है बिहार के लिए। कुल 1314 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा करीब करीब फर्स्ट फेज में 3.5 करोड़ वोटर्स, 3 करोड़ 75 लाख वोटर्स हैं जो फर्स्ट फेज के लिए आज करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार आपको तस्वीरों में देख रहे हैं, इज सीएम ऑफ बिहार, वो भी वोट करने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा महागठबंधन के 126 उम्मीदवार मैदान में हैं। तेजस्वी यादव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। एनडीए के 121 उम्मीदवार मैदान में हैं। आरजेडी कोटे की बात करें तो आरजेडी में 73, कांग्रेस के 24, सीपीआईएमएल के 14, वीआईपी के 5, सीपीएम के 3, सीपीआई के 5 और आईएपी के 3 कैंडिडेट हैं। रामकृपाल यादव को भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। वीआईपी सीट्स पर आज बड़ी टक्कर है क्योंकि कुल 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। नित्यानंद राय को आप देख रहे हैं, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। वीआईपी कैंडिडेट से अपनी पत्नी के साथ नित्यानंद राय पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे थे। सुबह से लगातार अब पोलिंग स्टेशन पर भीड़ देखने को मिले। 45,341 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। 4.5 लाख डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस है, जिसमें बिहार पुलिस के करीब 60,000 जवान हैं। रिजर्व बटालियन 2,000 भेजी गई है। साथ ही साथ बिहार स्पेशल आर्म फोर्सेस के 30,000 कर्मी हैं, 20,000 होमगार्ड्स हैं, 19,000 नए सिपाही, 1.5 लाख चौकीदारों को भी डिप्लॉय किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार इलेक्शन को बहुत करीब से मॉनिटर कर रहा है। हर पोलिंग स्टेशन की लाइव कवरेज हो रही है ताकि किसी तरह की अमितता ना हो। बिहार के बहुत सारे जिलों में, मुख्तलिफ जिलों में ईवीएम खराब होने की खबर है, जहां पर उन्हें रिप्लेस किया गया है। इसके अलावा जो बड़े नाम है, मंगल पांडे सिवान से, नितिन नवीन बांकीपुरा, सम्राट चौधरी तारापुर, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय, डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार जीवेश मिश्रा जाले से मैदान में है, संजय सरावगी दरभंगा शहर से हैं। इसके अलावा सुनील कुमार बिहार शरीफ से मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। ये तमाम कैबिनेट मंत्री हैं जो फर्स्ट फेज में। और देखिए इस वक्त एक बड़ा पैनल पीसीआर मुझे बता रहा जो मेरे साथ जुड़े हैं, अनिकेत झा मेरे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। अनिकेत जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा प्रमोद सिन्हा मेरे साथ है, प्रवक्ता है आरजेडी के। इसके अलावा प्रमोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहिंद्र प्रकाश जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मोहिंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। पहला सवाल मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछूंगा। मोहिंद्र प्रकाश जी, एक बहुत क्रूशियल फेज है। फर्स्ट फेज में 121 सीटें हैं, 18 जिलों पर वोटिंग हो रही है और पूरा का पूरा जो काबीना मंत्रालय, जो कैबिनेट है बीजेपी की, उसमें से करीब करीब 16-17 मंत्री जो कोटे में है, आज उनके इलाकों में वोटिंग हो रही है। कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही 2020 के चुनाव में। जो फर्स्ट फेज वाला मैं बात कर रहा हूं, सेंट्रल बिहार में जो सीट्स थी, मसलन उन सीटों पर जैसे दरभंगा है, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर में कांग्रेस के लिए बहुत कुछ नहीं था। 8 सीटें आपकी 2020 में आई थी, 121 में से फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं सर। 2015 में यह आंकड़ा सेम ही रहा, लेकिन उसके बाद कुछ बढ़त और घटत नहीं हुई है, कुछ इंक्रीज और डिक्रीज नहीं देखा गया। हाउ डू यू सी इट? अभी फर्स्ट फेज में आप कितना मजबूत देख रहे हैं कांग्रेस को, अपने कैंडिडेट्स को सर? साथ में जो वास्तविकता की धरातल है उस पर जवाब दूंगा। वास्तविकता पर मैं पहले बोल दूं कि वास्तविकता ये है कि जितने मंत्री हैं सबके चेहरे उड़े हुए हैं।
आप उनसे बात करके देखिए, बॉडी लैंग्वेज उनकी बता देगी कि भाई बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। और आपस में जब वो बातचीत करते हैं, अंदर खाने से ये भी पता लगता है कि ये इलेक्शन बहुत बुरा फंस गया। इसमें हुआ क्या है, सबसे बड़ी बात, 20 साल तक शासन करने के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी या जो सत्ता में पार्टी बैठी है, वो अपनी जो बताती है कि मैंने क्या क्या अचीव किया, मैंने क्या क्या उसको टारगेट किया था 5 साल पहले, 10 साल पहले, और उसमें से मैंने कितना अचीव किया, और बाकी बचा हुआ है जो मैं क्या करूंगा उसको, और नया मैं क्या करने जाऊंगा। यहाँ बीजेपी के पास सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है जो उन्होंने नीतीश जी को भी सिखा दिया। हालांकि नीतीश जी दिल से नहीं चाहते थे, वो 10-10 हजार रुपए भेजना, 2,500 भेजना, फ्री में बिजली देना। अब जब कॉन्फ्लिक्ट हो चीफ मिनिस्टर में, जो 20 साल से वहां चला रहा है, उसे आर्थिक स्थिति अच्छी तरह मालूम है, और नीतीश जी को अच्छी तरह मालूम है कि मैंने कोई यहाँ इंडस्ट्रियल ऐसा टाउनशिप नहीं बनाया जिससे इनकम के सोर्स बढ़ाए जा सके। जब आप खर्चा बढ़ाते हैं, किसी भी परिवार हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आप खर्चे के साथ साथ उसकी आमदनी के जरिए को भी देखते हैं कि मेरा आमदनी का जरिया कहाँ है। कर्जे में डुबोने के बजाय परिवार को आगे ले जाया जाता है, इसी तरह देश को भी आगे ले जाते हैं। देखिए, एक कांग्रेस बहुत अच्छी तरह जानती है कि ये जो वायदे खिलाफी है, जो झूठा वादे करने का तरीका है, ये लंबे समय तक नहीं चलता। और राजनीति में 10-20 साल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होते। नीतीश बाबू ने और बीजेपी ने लोगों को जमकर बेवकूफ बना लिया। बिहार की जनता जो आज जानती है कि जो 20 साल पहले कभी लालू जी का राज हुआ करता था, जिसको वो जंगल राज बोलते हैं, वो उनको समझ में नहीं आता कि पूरे हिंदुस्तान की हालत 20 साल में कितनी बदली और आज बिहार में कितनी बदली। ये युवा बड़ी आंखों से देख रहा है। और जो उसका पलायन 20 साल पहले लालू जी के नाम से कहा जाता था, आज भी वो पलायन जारी है। तो 20 साल में आपने क्या किया? मैंने एक सीधी सी बात कही। अब राजनीति की बात करता हूँ। राजनीतिक बात क्या है? बीजेपी चाहती है कि नीतीश बाबू की जेडीयू खत्म हो जाए, और इस बार पूरी योजना के साथ उस पार्टी को खत्म किया जाएगा। पार्टी में बचे हुए लोग जो हैं वो बीजेपी में जाएंगे, कुछ कांग्रेस में जाएंगे, कुछ राजद में जाएंगे, और अल्टीमेटली जो पावरफुल हो जाएगी बीजेपी। और ये आपने महाराष्ट्र में देख लिया है। राजनीति महाराष्ट्र में इस तरह खेली गई कि शिवसेना के सामने बीजेपी छोटी पार्टी थी, धीरे धीरे वो बड़ी हो गई। फिर जब देखा बराबर के हो गए हैं, तो शिवसेना के 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा अपने यहाँ जमा लिया। वो एक राजनीति का पैतरेबाजी का बहुत बड़ा उदाहरण है महाराष्ट्र। और राहुल गांधी जी ने जो एक हरियाणा महाराष्ट्र का एक बताया है कि इलेक्शन ऑफिस किस तरह मदद करता है, और राजनीतिक पार्टी होने के नाते, केंद्र में बैठे होने के नाते, मोदी जी के होने के नाते, ये लोग किस तरह से भरमाते हैं पैसे दे करके। तो आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि जमीन पर जो हालात है, वो हमें जो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है कि युवा कांग्रेस को, तेजस्वी को और महागठबंधन को जमकर वोट डाल रहा है, और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब ये इलेक्शन ऑफिस को मैं चुनौती देता हूं। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं। महेंद्र प्रकाश, अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे हैं। उसको इसी तरह से मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए, आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विकसित बिहार बनाने की दिशा में जो काम चल रहा है, उसको अपने मतदान से आप गति दें, निरंतरता रखें, और मुझे पूर्ण विश्वास है बिहार की जनता सफलता से करेगी। तेजस्वी यादव कांग्रेस तो कह रही है कि 20 सालों में एनडीए ने बिहार में कुछ नहीं किया है। अगर आपको पलायन से छुटकारा चाहिए, बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए और महिलाओं का सशक्तिकरण चाहिए, तो आप महागठबंधन को वोट करें। वो तो ये अपील कर रहे हैं लोगों से। लालू जी के राज में जंगल राज था, अपराध राज। मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज 33 हैं। 9 मेडिकल कॉलेज आज 57 हैं। वहाँ पर 3,000 किलोमीटर सड़कें नहीं थी, आज 1,17,000 किलोमीटर सड़कें हैं। प्रति व्यक्ति आय 7,000 रुपया मुश्किल से थी, आज 68,000 रुपया है। ये विकास हुआ है गांव गांव सड़कें पहुंचाने का, 115 नई ट्रेनें चलाने का, विद्युतीकरण ट्रेनों का करने का, 4 लेन 6 लेन हाईवे बनाने का, और सबसे बड़ी बात कानून राज लाने का, जंगल राज से मुक्ति दिलाने का। और इतना ही अगर लालू जी के समय विकास हुआ था, तो तेजस्वी जी लालू जी की फोटो क्यों हटाई? क्यों राजद के और महागठबंधन के पोस्टरों से लालू जी की फोटो गायब है? लेकिन भय और खौफ अभी भी लोगों के दिलों में है। राजद का खौफ आज भी, गुंडई दबंगई आज भी जनता के दिलो दिमाग पर है। इसलिए लोग जंगल राज नहीं चाहते। उनको पता है राजद कांग्रेस की सत्ता मतलब गुंडई, रंगदारी और कट्टा। नहीं चाहते कट्टा वापस, नहीं चाहते लूटपाट, नहीं चाहते अपराध, नहीं चाहते महिलाओं की असुरक्षा जो राजद के राज में थी।
और मैं कहूं जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए, पिता की फोटो हटा दी, भाई को पार्टी से निकाल दिया, भाई की पार्टी के खिलाफ, भाई के खिलाफ कैंपेन करने चले गए, बहनों को अलग थलग कर दिया। जो परिवार के नहीं हुए वो तेजस्वी यादव बिहार के भी नहीं हो सकते। राहुल गांधी ने कल हाइड्रोजन बम फोड़ा है, ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले, बिहार चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में कैसे धांधली हुई है, वो आरोप लगा रहे हैं कि लगभग 25 लाख फेक वोटर्स ने कांग्रेस को हराया है, बीजेपी के पक्ष में वोट किया। राहुल जी हर बार चुनाव के हारने के बाद ठेकरा या इलेक्शन कमीशन पर या जनता पर फोड़ने का प्रयास करते हैं। कल की जो उनकी प्रेजेंटेशन थी वो टाइम टाइम फिस थी पहले की तरह। उनका बम इस बार फिर फिस हो गया। न जाने कहाँ से बम लाते हैं, कैसा बम लाते हैं, वो उन्हीं की तरह फेल हो जाता है। जैसे 90 बार कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी राहुल जी के नेतृत्व में, वैसे ही फेल उनका बम भी हो गया है। अरे क्या क्या तर्क देते हैं लोग, हंसते हैं, रील बनती हैं, मीम बनती हैं, हंसी के पात्र बन के रह गए हैं। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस को विपक्ष का नेता बनने का अवसर मिला था, गंभीरता दिखाते, लेकिन गंभीरता कम, मजाक ज्यादा बन के रहे। तो आशंका ये भी जाहिर कर रहे हैं कि बिहार के चुनाव में भी ऐसी धांधली हो सकती है, और वो अपने लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप पोलिंग बूथ पे तैनात रहें और बीजेपी के लोगों को रोकें। निश्चित तौर पर पोलिंग बूथ पर सबको सजग भी रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान भी करवाना चाहिए। लेकिन तो आप बीजेपी लीडर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे। महेंद्र प्रकाश जी प्लीज कंटिन्यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। हाँ महेंद्र जी। ये आदमी इतना जोकर है, ये कहता है हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे, उसके बाद हिमाचल जहां को ये रिप्रेजेंट करते हैं वहां इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में। महेंद्र जी थोड़ी भाषा के सहन रखिए। जब ये राहुल गांधी थोड़ा सा, हाँ। जब ये राहुल गांधी जो लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, उनके बारे में जब ये जोकर और पप्पू और न जाने कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे अधिकार है कि मैं इनको ये कहूं कि आप जोकर हैं। हनुमान जी हमारे आराध्य नेता हैं, हमारे आराध्य देवता हैं, हमारे आराध्य हैं। उनके बारे में ऐसी कटुवाणी बोलना कि वो अंतरिक्ष यात्री थे पहले, हमारे भगवान है, और भगवान का तो कोई अंतरिक्ष यात्री से संबंध ही नहीं है। दूसरी बात, अनुराग ठाकुर ने जो कहा कि बिहार में क्या है, राहुल गांधी क्या है, तेज प्रताप सिंह के परिवार के बारे में क्या है, इन्होंने कोई विकास की बात नहीं बताई कि वहां क्या विकास किया गया है। अगर ये 20 साल के विकास की कोई बात बताते, देखिए बिहार की जनसंख्या 20 साल पहले कितनी थी, हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी थी, 100 करोड़ थी 20 साल पहले, आज 140 करोड़ हो गई। जो साधन संसाधन सरकार की इनकम ये सब बढ़ते हैं। पेट्रोल का रेट अगर मैं कहूं तो 2014 में 70 था और आपने आज उसको 100 के पार पहुंचा दिया, तो ये बहुत बड़ा विकास है ना। अगर आप इसे विकास मानते हैं तो अनुराग ठाकुर को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। साहब ऐसा विकास भारत की जनता को तो नहीं चाहिए। ये पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। ठीक है अनिकेत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अनिकेत कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल। जी, तो महेंद्र प्रकाश जी देखिए, अनुराग ठाकुर को जोकर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर बीजेपी ने कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं कि बिहार में एक अलग हवा चल रही है और इस बार सरकार बदलने जा रही है। अनिकेत जी देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे बिहार के दर्शक पहले जो पहला चरण का चुनाव है उसमें हम सबसे आग्रह करना चाहेंगे, जो आप निकल करके घर से निकलिए और 3% को बढ़ाइए, अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए। मैंने तो अपना वोट डाल लिया है और वोट डालने के बाद ही आगे का कोई भी कार्यक्रम जो है वो यहाँ चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनसे 2-3 सवाल हमारे हैं बस। अभी इन्होंने कहा कि मतदान जो चल रहा है इसमें बिहार का युवा पूरी जोर से, पूरी ताकत से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोगों के जो सीट है उनको जिताने का काम करेगा। और पूरी हवा बदल चुकी है, पूरी तूफानी लहर आ चुकी है। अब कहीं पर कोई किंतु परंतु नहीं है। इलेक्शन कमीशन के सारे कुछ को मिल करके आज बिहार का युवा सड़क पे उतर गया है। अगर हार होगी बिहार, अगर हार होगी इनकी बिहार में, तो ये मानेंगे जो ये हार इनकी है या दोष इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर? इसका जवाब हमें दे दे, क्योंकि अभी इन्होंने पहले चरण के मतदान में ही कह दिया कि पूरा हवा बदल चुका है, पूरी लहर सी आ गई है, तूफान आ गया है। तो भैया एक बात कह दीजिए कि अब अगर आपकी हार होगी तो इसकी जवाबदेही आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी की होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत की सरकार की नहीं होगी। ये बात आपसे हम जानना चाहेंगे कहना। और अगर आप ये बात नहीं कह पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आज भी
बिहार के लोग आपके लिए पक्ष में मतदान करने नहीं उतरे हैं। जो तूफान आप बता रहे हैं, जो तूफान आपके पक्ष में चलती है, पूरी तरीके से मैं तो वोट डाल करके आ रहा हूं। मैंने अभी देखा है कि लोगों का क्या उत्साह है। हमारे जाने के बाद कितने लोगों ने तो हमसे बात किया कि हमारा पर्ची जल्दी निकलवा दीजिए। इस दिन का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मोदी जी के संरक्षण में बिहार को मिले। गुंडा राज, अपराध, जंगल राज, घरवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, कदाचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार, इन सभी चीजों से जो 20 साल से इनकी जो सरकार थी, 15 साल जो इन्होंने बिहार को लूटने का काम किया, उससे मुक्ति दिलाने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। और आज उसके पक्ष में बिहार के लोग मतदान कर रहे हैं। एम्स देने का काम अगर किसी ने किया तो एनडीए की सरकार ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। 2 विश्वविद्यालय देने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। पटना एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार अगर किसी ने करने का काम किया तो मोदी जी के सरकार ने किया। दरभंगा को अगर एयरपोर्ट देने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। पूर्णिया को एयरपोर्ट देने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। बक्सर के नवानगर में अगर पेप्सी का प्लांट देने का किसी ने काम किया तो मोदी जी ने किया। बेगूसराय में अगर कोका कोला का प्लांट देने का किसी ने काम किया तो वो मोदी जी और नीतीश जी की सरकार ने किया। मुजफ्फरपुर में फूड प्रोसेसिंग पार्क को जो निर्मित किया जा रहा है, उसको अगर किसी ने काम करने का काम किया तो मोदी जी और नीतीश जी की सरकार ने किया। मां जानकी के मंदिर का अगर जीर्णोद्धार किसी ने करने का काम किया तो वो मोदी जी और नीतीश जी की सरकार ने किया। पूरे तरीके से एक्सप्रेसवे से अगर कनेक्ट करने का काम बिहार के लोगों को किसी ने किया तो वो मोदी जी और नीतीश जी की सरकार ने किया। हर घर बिजली पहुंचाने का काम अगर किसी ने आजादी के बाद 2018 में इस देश में पूरी जगह पर बिजली पहुंचा तो वो मोदी जी की सरकार ने किया। हर व्यक्ति जो 70 साल पार है उसको आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देने का अगर किसी ने काम किया तो वो मोदी जी की सरकार ने किया। युवाओं को मुफ्त क्रेडिट कार्ड लोन देने का काम अगर किया, एजुकेशन जिसको कहते हैं एजुकेशन क्रेडिट कार्ड, वो नीतीश जी की सरकार ने किया। ये हमारा काम बोलता है, ये हमारा काम बोलता है। जो आपको कुछ सेकंड में हमने इतनी सारी गिना दी और कितना तो हमारे जहन में नहीं होगा। 1,80,000 करोड़ से ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन कराने का काम किसी ने किया वो भाजपा की सरकार और मोदी जी की सरकार ने किया। और लूट का, हत्या का, अपहरण का उद्योग अगर किसी ने चलाने का काम किया तो वो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने कांग्रेस के समर्थन से अनिकेत रिएक्शन ले लेते हैं, मुस्कुरा रहे हैं प्रमोद सिन्हा साहब, उनसे रिएक्शन लेते हैं। प्रमोद भाई, ये हंसते हंसते इनके कट जाएंगे रास्ते, पूरी लिस्ट है अनिकेत गिना रहे हैं। आपका रिएक्शन प्रमोद सिन्हा जी। प्रमोद भाई गिरा रहे जी, और फिर भी बावजूद जो है आज बिहार हर सूचकांक में अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। चाहे आप साक्षरता दर देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, देख लीजिए, किसानों की प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, गरीबी उन्मूलन की बात कर लीजिए। आज बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। तो किस प्रकार का बिहार आपने 20 वर्षों में देने का काम किया? डबल इंजन की सरकार 11 वर्षों से बिहार में ना आपने एक रुई का कारखाना दिया, ना एक सुई का कारखाना दिया। किस प्रकार का विकास है भाई, ये बतलाने का काम करिए। दूसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 2,90,00,000 लोग जो पलायन करके दूसरे राज्य में अपने रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं, तो ये बतलाने का काम करिए ना कि आपने उनको यहाँ पुनः व्यवस्थित करने के लिए आपने क्या करने का काम किया। मतदान कीजिए, घर में न बैठिए और बूथ पे जाइए, मतदान कीजिए। यादव ने कहा है कि क्या अब वो बाद में, आज तो चुनाव है, वो कल से पूछिएगा, कल से बताएंगे। गाने के माध्यम से क्या अपील करेंगे? आप लोग आज जो है वोट दीजिए और बाकी गाना वाना फिर कल से होगा। आज वोट दीजिए। देखिए, बिहार के पूरे प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर मतदान अवश्य करें और देश की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की के लिए, राष्ट्र प्रथम को मानते हुए भारत माता को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए मतदान करने अवश्य जाए। देखिए, आज मतदान हो रहा है और सब लोग हंसी खुशी के साथ मतदान करें। देखिए, चेहरा तो सभी को दिखाना चाहिए। मतदान करने से पहले मतदाता पहचान पत्र इसलिए देखा जाता है कि वास्तव में आप जो है व्यक्ति वही है, इसलिए आइडेंटिटी कार्ड देखा जाता है। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार उनकी बनने वाली मुख्यमंत्री। देखिए, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन पुनः सत्ता में वापसी कर रहा है। धन्यवाद। तो आप दिनेश लाल यादव को सुन रहे थे, भोजपुरी एक्टर, बीजेपी लीडर, और ब्रजेश पाठक को भी आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर एनडीए अब आ रही है। जी प्रमोद सिन्हा, प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, बिल्कुल।
अभी ये बतला रहे थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। अभी एनसीआरबी का आंकड़ा आया है 2023 का, इसके पहले 2022 तक का था। तो बिहार जो है उत्तर प्रदेश के बाद जो है दूसरे नंबर पे खड़ा है। 2023 में बिहार में हत्या 2862, महिलाओं के खिलाफ अपराध 22,952, बलात्कार की घटनाएं 902, अपहरण 14,371, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध की घटनाएं 7178 और साइबर क्राइम के मामले हैं 4450। सिर्फ एक साल का यह आंकड़ा है। और आपने देखा कि 2-3 दिन पहले मोकामा में किस प्रकार से दिन दहाड़े हत्या की गई, सिवान में एएसआई की निर्मम हत्या कर दी जाती है, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है। कुछ दिन पहले किस प्रकार से नालंदा जो गृह जिला है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, वहां रेप के बाद हत्या कर दी जाती है और उस महिला के पैरों में 9 कीले ठोक दी जाती है। चंद सेकेंड में तनिष्क का शोरूम लूट लिया जाता है और करोड़ों के गहने की लूट कर ली जाती है। तो किस प्रकार का बिहार आपने बनाने का काम किया है। पटना राजधानी में गोलियों की तरतराहट जो सुनाई पड़ती है, हॉस्पिटल में घुस करके 30-30 राउंड गोलियां चला दी जाती है। तो ये जो महाजंगल राज आपने स्थापित करने का काम किया है, इससे बिहार की जनता अब उब चुकी है, निजात पाना चाहती है। बिहार की जनता अब लाना चाहती है पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार बिहार की जनता अब लाना चाहती है। छात्र युवा नौजवान जिनको आप सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके लाठी डंडों से पीटने का काम करते हैं ना, वो अपना हिसाब किताब अभी जो है आज जो मतदान हो रहा है ना, इसी मतदान के माध्यम से वो अपना हिसाब किताब करने का काम कर रहे हैं। आप कोई भी चाहे अपने न्याय की आस को लेकर के सड़क पर उतरते हैं, चाहे संविदा कर्मी हो, बीपीएससी अभ्यर्थी हो, दरोगा अभ्यर्थी हो, या कोई भी जब न्याय की आस के लेकर के पटना की सड़कों पे उतरते हैं, ये लोग दौड़ा दौड़ा करके लाठी पीटते हैं। प्रमोद भाई मेरे साथ दो और मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद भाई आई कम टू यू। मेरे साथ निरंजन पोद्दार साहब जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। निरंजन जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत बहुत स्वागत है। और विजय नारायण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी स्टूडियो में मेरे साथ हैं। निरंजन पोद्दार, चूंकि अभी आप जुड़े हैं, आई वाज वेटिंग फॉर यू सिंस वेरी लॉन्ग। आज का जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, 121 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और एनसीआरबी डेटा का जिक्र कर रहे हैं प्रमोद सिन्हा, ही इज अ स्पोक्सपर्सन फ्रॉम आरजेडी। और कांग्रेस भी लगातार कह रही है कि इस बार बदलाव होने वाला है। हालांकि कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आरजेडी की जो बेस्टन सीट्स हैं वहां पर बहुत क्रूशियल फाइट है। और इस बार बीजेपी के करीब 15-16 जो कैबिनेट मंत्री हैं, फर्स्ट फेज में उनके इलाकों में वोटिंग हो रही है और 2-4-5 सीटें तो फंसी लग रही हैं। जैसे अलीनगर में मैथिली ठाकुर की सीट फंसी दिखाई दे रही है, मोकामा में बहुत क्रूशियल है। आरजेडी तो यहां तक कह रही है कि जो जो तारापुर सीट है वो भी जा रही है, जो डेप्यूटी सीएम सिन्हा साहब की है, उनके सम्राट की है, लखीसराय वाली सीट भी जाती दिख रही है। आपका एनालिसिस क्या कहता है? फर्स्ट फेज 121 सीट है, 18 जिले, सेंट्रल बिहार का पोल। देखिए ऐसा है, अगर बिहार की राजनीति की हम बात करें तो निश्चित रूप से आप इस चीज को समझ के चलिए कि केवल बिहार की नहीं, पूरे भारत की राजनीति के अंदर पिछले कुछ वर्षों के अंदर आपको आमूलचूल बदलाव नजर आएगा। और वो इसलिए क्योंकि आज की तारीख में गांव देहात या यूं कहें कि सुदूर क्षेत्र में एक बैठा हुआ एक व्यक्ति, वो भी आज की तारीख में हर छोटी बड़ी घटना से, हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट है, वाकिफ है। राइट। क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया और जिस तरीके से इंटरनेट का जमाना है, कोई भी व्यक्ति किसी ना किसी गैजेट से अपडेटेड है। रही बात कानून व्यवस्था की, और जिस तरीके से यहाँ पे एनसीआरबी के आंकड़ों की बात कर रहे थे, देखिए आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि अपराध ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसके अंदर अपराध घटित नहीं होता हो। और जब से मानव जाति है और जब तक मानव जाति रहेगी तब तक अपराध होते रहेंगे। ऐसी कोई भी सरकार, अगर कोई ये दावा करे कि हमारी सरकार के अंदर अपराध मुक्त समाज होगा, तो मैं इस चीज को ये मानता हूं कि या तो वो अज्ञानी है या वो सामने वाले को अज्ञानी समझ रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां मानव है वहां पे ये जो जिसको कहते हैं अति मानव भी आपको वहां पे मिलेंगे। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब सरकार समर्थित अपराध हो। यानी कि हम अगर बात करें बिहार की, हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो पहले में आज में यह बदलाव आया है कि पहले जिस तरीके से सरकार प्रायोजित या यूं कहें कि सरकार समर्थित, अगर मैं बिहार की बात करूं तो कौन इस चीज से अनभिज्ञ है कि बिहार के अंदर जो आईएएस आईपीएस अधिकारी जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की खुद ठीक रखने की जिम्मेदारी है, वो जब उनकी महिलाएं जब सुरक्षित नहीं होती थी, राइट सर, जब उनके लिए भी ये कहा जाता था कि तुम्हारे प्राण तो बचे हुए हैं ना,
और दूसरी बात, जिस तरीके से मान लीजिए अपहरण, बिहार के अंदर एक चीज आपको पता होगा, अपहरण उद्योग, यानी कि अपहरण उद्योग, एक इतने बड़े अपराध को भी अगर उद्योग का नाम दिया गया, इंडस्ट्री का नाम दिया गया, तो वो बिहार से निकला था। और अगर अपहरण किडनैपिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री कार्यालय से सेटलमेंट होता हो कि भाई कितनी आपको छुड़ाने के लिए कितनी रकम आपको देनी है, जिससे आप मैं आ रहा हूं, प्रमोद सिन्हा, उन दोनों अभी बहुत टाइम है, फर्क आता है। हाँ, निश्चित रूप से इस चीज को मैं मानता हूं कि बिहार के अंदर 20 वर्षों से जिस तरीके से एनडीए सरकार को और नीतीश कुमार को काम करने के लिए मिला, और विशेषकर प्रकाश जी, लगभग 11 वर्षों से आप कहते हो कि डबल इंजन की सरकार है, जब आपकी केंद्र में भी सरकार है और राज्य के अंदर भी आपकी सरकार है, बीच में ठीक है 1.5 साल के लिए इधर उधर आपकी इधर उधर जिसको कहते हैं हुई, लेकिन इतने वर्षों के बाद में भी एक पूरी की पूरी पीढ़ी निकल गई। और अगर आज भी बिहार के अंदर बैक टू बैक पुल गिरता है, आज भी बिहार के अंदर अगर कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी अगर मान लीजिए भयावह है कि कोई आदमी कहीं अपने आप को जाते हुए कहीं सशंकित महसूस करता है, तो देखिए प्रश्न इनकी सरकार के ऊपर भी उठेंगे। ठीक है निरंजन, प्लीज स्टे विथ मी। अगर बिहार से पलायन होता है पॉइंट टेकन तो सर, आप ये नहीं कह सकते। पॉइंट टेकन सर, प्लीज स्टे विथ मी। विजय सर, एक बहुत बड़ा क्रूशियल मैटर ये भी है कि बिहार में हम विकास की बात कर लें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, शराब नीति की बात करें, तमाम मसले हैं, लेकिन मुझे लगता है पिछले 2 दशकों में 25 सालों में मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज अ क्रूशियल मैटर। मुझे लगता है इससे बड़ा कोई कानून, इससे बड़ा कोई चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए बिहार में। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, आरजेडी के टाइम में तो मैं बिहार में ही था। अच्छा। और मैं उस समय गया में पोस्टेड था। राइट सर। तो मैंने वहाँ देखा हुआ उस समय नक्सल आंदोलन क्या कहें उसको, नक्सली हिंसा अपने चरम पे थी। हाँ। बड़े बड़े नरसंहार देखे, बड़े बड़े अपहरण कांड देखे, बड़ी बड़ी हत्याएं देखी, वो सारी चीज़ें थी जिसको आज आरजेडी के विपक्ष के लोग जंगल राज बोलते हैं। हाँ, ये भी बात सही है कि उस समय शाम को 7 बजे के बाद कोई स्टेशन पे भी, यहाँ तक कि पटना स्टेशन और गया स्टेशन पे भी मैंने देखा है कि यदि अंधेरा होने के बाद कोई ट्रेन आती थी तो लोग रात में वहीं रात भर स्टेशन पर बिताते थे, वो ऑटो से अपने घर नहीं जाते थे क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं ना कहीं बीच में लूट लिए जाएंगे। नीतीश कुमार जी की जब पहली सरकार आई तो निश्चित तौर पर उन्होंने इस दिशा में काफ़ी काम किया। इस डर से लोगों को निजात मिली? इस डर से निजात मिली। लोग रात में भी 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11-12 बजे आते जाते रहे, घूमते रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसीलिए वो सारी चीज़ें उन्होंने, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी उन्होंने कई कार्रवाई की, कुछ भ्रष्टाचारियों के मकान और दुकान सब जब्त करके उसमें स्कूल खुलवाए, उनको सुशासन बाबू का एक टैग मिला। लेकिन उसके बाद वो चीज़ें बिगड़ती चली गईं और भ्रष्टाचार भी बढ़ता चला गया और सारी चीज़ें बढ़ती गईं। और भ्रष्टाचार तो मैं समझता हूँ कि एकदम निचले स्तर तक है। राइट सर। अब वो उससे हमारा यूपी, बिहार या एमपी या कोई भी इलाका देश का बाकी नहीं है जहाँ की भ्रष्टाचार एकदम निचले स्तर पर ना हो। राइट सर। राजनेता और सरकारें इस पर अंकुश नहीं लगा पा रही हैं और ये मुद्दा बनना चाहिए ताकि अपराध, और खासतौर से अभी भी अगर आप देखा जाए तो 10-12 लोगों की हत्याएं ताबड़तोड़ हुई हैं बिहार के अंदर। पटना में एक व्यापारी की हत्या हुई, मोकामा में जो हुआ, अस्पताल में घुसकर मार दिया गया। मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो ये नहीं कह सकते कि इनके राज में अपराध ज़्यादा था, इनके राज में कम था। अपराध होता है, वो कम और ज़्यादा से उसको नहीं गिनना चाहिए। गिनना अपराध को ये देखना चाहिए कि जनता कितने सुकून से है। अगर जनता में अपराध का भय है तो निश्चित तौर पर हम ये सब मिल के कह सकते हैं कि नहीं, अपराध को रुकना चाहिए किसी भी कीमत पर, भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। वहाँ के विश्वविद्यालयों में सेशन लेट हैं, 3-4 साल की डिग्री जो है 5 साल, 6 साल, 4 साल, 5 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है लगातार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन कि मैं जब था वहाँ तो मगध यूनिवर्सिटी में तो डिग्री तक नहीं छपी थी, कम से कम 5-5 साल, 10-10 साल तक डिग्री नहीं मिलती थी लोगों को। वहाँ के नगर निगमों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी। आप 90s की बात कर रहे हैं सर? ये 90 के दशक की बात ये 94-95 की बात कर रहा हूँ मैं। राइट। तो जितने भी नगर निगम है या स्थानीय निकाय हैं उनके कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती थी। जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके शिक्षकों को समय से नौकरी नहीं मिलती, महाविद्यालयों के शिक्षकों को नौकरी नहीं मिलती थी। नगर निगमों का तो इतना बुरा हाल है कि मैंने गया में देखा है कि बीच सड़क डिवाइडर पर कूड़ा डाला जाता था
अब वो कूड़ा तब तक नहीं उठता था जब तक कि वो दोनों तरफ फैल के सड़क जाम न कर दे। तो वो सारी चीज़ें थी, थोड़ा बदलाव भी हुआ है, अच्छा भी हुआ है। अभी मैं 20-25 साल बाद गया तो सड़कों का जाल मुझे बिहार में बहुत अच्छा दिखा। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया के पास बनी है, और जो टिकारी और उसके आसपास और पटना के आसपास जो सड़कें जिनका बुरा हाल था, जिसमें कमर कमर तक गड्ढे थे, वो सड़कों का रूप बदला है। तो ये समय के साथ चलता है, और सरकारें ये कोई एहसान नहीं करती। नीतीश जी की सरकार ने कोई एहसान नहीं किया। टैक्स पेयर का पैसा, वो हमारा पैसा है जो सरकारें लगाती हैं। टैक्स पेयर का पैसा है और जनता ने उनको इसी काम के लिए चुना है। तो इसमें कोई एहसान नहीं जताने की जरूरत है कि नहीं साहब हमने ये किया वो किया, जनता ने आपको इसीलिए चुना है। लेकिन शिक्षा के मामले में आज भी वहीं खड़े हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। अब प्रमोद सिन्हा जी, मैं महेंद्र भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ। आई विल गिव यू टाइम टू स्पीक, डोंट वरी, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। प्रमोद सिन्हा जी, ये देखिए, ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। ही इज नॉट फ्रॉम बीजेपी, ही इज नॉट फ्रॉम कांग्रेस, ही इज नॉट फ्रॉम आरजेडी। एक स्वतंत्र पत्रकार है जिन्होंने 20-25 साल पहले वहां पर रिपोर्टिंग की। 90 का दशक था, 90 के दशक में, जब लालू साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और ये वहां पर पोस्टेड थे। ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो वो दे रहे हैं, तब्दीलियां तो हुई हैं। अब आप एनसीआरबी के डेटा की बात करें तो बहुत क्रूशियल है। आपके टाइम में भी क्राइम था, अब भी क्राइम है, और मुझे लगता है बतौर पत्रकार के, मुझे लगता है बिहार में सबसे बड़ा जो इशू है वो क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर पे ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए, और मुझे लगता है इसी विषय पर वोट भी आने चाहिए लोगों को। अब देखिए, अभी हम सुन रहे थे विश्लेषक महोदय को, नक्सलवाद और नरसंहार की बातें कर रहे थे, तो इनको तो जानकारी होगी 70 के दशक से, ये जो आप बोल रहे हैं 70 के दशक से जो नरसंहार की बातें कर रहे हैं, जो बर्क संघर्ष की बातें कर रहे हैं, उस समय से चलती रही है, और पत्रकार महोदय को पता होगा। और जो नक्सलवाद की समस्या कोई 90s में नहीं आया था, बहुत पहले से था। और जब राबड़ी देवी जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी, तो उसके बाद से एक भी नरसंहार की घटना नहीं घटी थी। तो इसका मतलब है कि जो नरसंहार जो बहुत पहले से चलते आया, या बर्क संघर्ष जो बहुत पहले से चलते आया, उसको हम लोगों ने, जो राबड़ी देवी जी का जो द्वितीय काल था, उसमें हमने समाप्त करने का काम किया। और नीतीश कुमार जी को जब हमने दिया था, तो उस समय जो है इन प्रकार की घटनाएं बिहार में नहीं थी। अब देखिए, ये कह रहे थे हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, चूंकि मैं इसलिए बातें रख रहा हूं चूंकि ये उन्होंने 94 की बात की, उस समय जब बिहार में इनकी पोस्टिंग थी तब की बातें कही, तो मैं इसीलिए थोड़ा 90 में जाना चाहता हूं, जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, और उस समय मात्र 3,000 करोड़ का बजट था बिहार का। और उसके बाद देखिए 1991 में जब हमारे नेता ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली का गठन करने का काम किया, और बीपीएससी के माध्यम से एक मुश्त 35,000 शिक्षकों की बहाली करने का काम किया, और अंत में उन्होंने 22,000 की भी बहाली निकालने का काम किया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में नियोजन के आधार पर बहालियां निकाली गई, और संविदा के आधार पर। एक बड़ा डिफरेंस है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो प्रोफेसर की बहालियां होती थी, हमारे काल में होती थी। दरोगा की बहालियां 94 में, 94 की भी मैं बात कर रहा हूँ, अभी 94 बैच के दरोगा सब डीएसपी स्तर पे जा पहुंचे हैं। तो मेरा सवाल ये है, क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का? क्या वही एक बहुत क्रूशियल मैटर है जिस पर काम करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को? बिहार का मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर में आप देखिए ना, बिहार जो है आज अगर अव्वल दर्जे पर पहुंचा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, उसके साथ साथ पलायन, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बिहार के संदर्भ में। 20 वर्षों के शासनकाल में यदि इसका निराकरण नहीं किया गया, और बिहार को अंतिम पंक्ति पे, जब ये नीति आयोग का रिपोर्ट कोई राष्ट्रीय जनता दल का रिपोर्ट नहीं है, या एनसीआरबी का आंकड़ा जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का आंकड़ा नहीं है, ये बतलाता है कि कहीं ना कहीं विकास, जिसको ये लोग कहते हैं कि मैंने बिजली दिया, मैंने सड़क दिया और ये दिया, विकास मूलभूत समस्याओं का भी आपने विकसित करने का अगर काम नहीं किया है, जैसे एक सेकंड अमित जी, बिहार की महिलाएं 65% एनीमिया की शिकार है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा है। आप बताइए कि जब आप महिलाओं को संतुलित आहार भी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, तो आपने बिहार में क्या दिया? विकसित राज्यों से आप बिहार की तुलना करिए, आप अंतिम पंक्ति पे खड़ा क्यों है? या अगर डबल इंजन की सरकार है, आपने एक रुई का कारखाना, एक सुई का कारखाना नहीं लगाया। हमारे नेता रेल मंत्री थे, 3 बड़े रेल फैक्ट्रियां लगाने का काम किया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और रेल इंजन का जो है झंडी दिखा करके उसका विदा करने का काम किए थे, दूसरे देश में जाने का। तो अब बताइए, वो कह देते ना कि ये नींव जो पड़ा है इस फैक्ट्री का, जिससे ये निर्मित हुआ है रेल इंजन,
ये लालू प्रसाद यादव जी का चलिए, देन है। ठीक है। अब मेरा उन्होंने सवाल- 3 बड़ी फैक्ट्री प्रमोद भाई, देने मेरा का काम सवाल- किया था। मेरा बताए सवाल ना कि आपसे- 11 वर्षों के मेरा सवाल शासनकाल एक में छोटा सा, उसके एक बाद मैं भी जाऊंगा जो है मोहिंद्र प्रकाश कारखाने जी के देने पास। का काम किया। चलिए, मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर आपकी सरकार बिहार में बन जाती है, मुझे कुछ पॉइंटर्स बताइए, क्राइम कंट्रोल कैसे करेंगे आप? चलिए, एनडीए सरकार 20 साल में नहीं कर पाई, उससे पहले लालू यादव जी थे वहाँ पर, मुख्यमंत्री थे, फुल पावर में थे, वो भी नहीं कर पाए। आपको फिर से अगर जनता मौका देती है और 14 तारीख को आपकी सरकार बनती है, तो आप क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे ठीक करेंगे, ज़रा बताइए मुझे। देखिए, एक लाइन में समझा जा सकता है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हर मंचों से यह बात कहने का काम किया है कि चाहे मेरी परछाई भी, मेरा कोई अपना हो, पराया हो, रिश्तेदार हो, लेकिन अगर मेरी परछाई भी अगर गलत करती है तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। बस चाहे यही लॉ एंड ऑर्डर आपके को पास लेकर यही के सोल्यूशन है क्राइम और- कंट्रोल का? यही एक लाइन का आपके पास नहीं, नहीं, सोल्यूशन है? मैंने नहीं, आपसे नहीं, पूछा मैं ये कि आप उनका कैसे क्या करेंगे, आप मुझे प्लान ऑफ एक्शन बताइए प्रमोद भाई। तेजस्वी यादव ने कह दिया मेरे परछाई को भी मत छोड़ना, वो ये जवाब नहीं है। जवाब, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, कैसे क्राइम कंट्रोल, घुसपैठियों की जो मसला है वो, उसके बाद शहरों में हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, शराब नीति को लेकर इतना क्योस है, घर घर शराब पहुंचाई जा रही है, शराबबंदी की बात नीतीश बाबू करते हैं। मैं कह रहा हूं आप कैसे इसको ठीक करेंगे, मुझे बताइए पॉइंटर्स। मेरी पूरी बात आ जाती ना तो आपको हो जाता, लेकिन बताइए। अभी हमारे नेता ने एक बात और कहने का काम किया कि 26 नवंबर मेरी सरकार बनेगी, 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच में तमाम वो अपराधी जेल की सलाखों में होंगे। उन्होंने एक डेडलाइन तय करने का काम किया है। अपराध तो रुकेंगे जब अपराधी सलाखों के में होंगे। देखिए, उनका मैंने ये इसलिए कहा, उनके शब्दों को आप पकड़िए, चूंकि वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ इन बातों को कहने का काम कर रहे हैं। और जिस नेता के पास मोहिंद्र प्रकाश जी, इच्छा शक्ति और समझ गए, संकल्प होगा, प्रमोद भाई समझ वो गए। अपने आप taking your point। कार्यों को अंजाम देने का काम करें। ये देखिए बहुत हाइपोथेटिकल है, मुझे लगा था आप कुछ कॉन्क्रीट जवाब देंगे। मोहिंद्र प्रकाश जी, आई एम एक्सपेक्टिंग गुड आंसर फ्रॉम यू ऑफ माय क्वेश्चन सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी ने भी अपराधी छवि वाले लोगों को टिकट दिया, जेडीयू ने भी दिया, कांग्रेस के ने भी दिया, और जो आरजेडी है उसने भी बड़े पैमाने पर टिकट दिया। आपराधिक जो छवि वाले लोग हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे हैं और बहुत सारे मामला एफआईआर है, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए था, चाहे वो बीजेपी हो, एनडीए हो, महागठबंधन हो, कि अपराधी छवि वाले लोगों को टिकट ही नहीं देना। शुरुआत तो यहां से करनी चाहिए थी लॉ एंड ऑर्डर की ना। एक अपराधी विधायक बन जाता है, एक अपराधी कैबिनेट में मिनिस्टर बन जाता है, स्टेट कैबिनेट में, उसको कौन कंट्रोल करेगा? किसी पुलिस वाले की हैसियत है क्या कि एक कैबिनेट मिनिस्टर का कॉलर पकड़ के बोले कि तुम अपराधी हो? तो मुझे लगता है शुरुआत यहां से होनी चाहिए थी कि जो अपराधी छवि के लोग हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे नीतीश बाबू की सरकार हो, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, शुरुआत मुझे लगता है यहीं से होनी चाहिए थी कि अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करनी है तो किसी अपराधी को टिकट देना ही नहीं है। Am I wrong or right, sir? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, मैं आपकी बात पूरी सहमत हूँ। मैं राजनीतिक जवाब दे सकता हूँ साहब कि इनके ऊपर राजनीतिक मुकदमे चलाए गए हैं, ये है वो है, लेकिन नहीं, मैं साफ गोई से कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को, प्रकाश जी आप रुकिए, सभी ब्रेकिंग को, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास आ रहा हूं, I'll give you time, sir। एक बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। बिग ब्रेकिंग इज कमिंग इन। बिहार में मतदान को लेकर आरजेडी का आरोप है, जानबूझकर धीमा मतदान कराया जा रहा है। गंभीर आरोप आरजेडी ने लगाए हैं, जानबूझकर बिजली काटी जा रही है, ये आरजेडी कह रही है, सुस्त मतदान कराने की कोशिश है। तो बड़ी खबर आ रही है कि जानबूझकर कई सारी पोलिंग स्टेशन पर सुस्त यानी स्लो वोटिंग कराने की कोशिश की जा रही है। अब ये स्लो कैसे है, क्या जो वोटर्स आ रहे हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा फटाफट जल्दी जल्दी, या कुछ टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से जो वोटर्स हैं वो स्लो वोट कर रहे हैं? इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और क्लैरिटी की जरूरत है इस खबर पर कि आखिर जानबूझकर कैसे सुस्त मतदान हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार इसे मॉनिटर कर रहा है। ये राष्ट्रीय जनता दल के एक्स हैंडल पर यह लिखा है कि प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से लगातार ये कोशिश की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, चुनाव आयोग ने आरजेडी का आरोप को खारिज भी किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आरजेडी के आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आरजेडी जो आरोप लगा रही है सुस्त मतदान का, वो निराधार है, भ्रामक है। सभी वोटिंग सेंटर्स पर वोटिंग सुचारू रूप से, सामान्य रूप से चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज इज कमिंग फ्रॉम बिहार, कि जो आरोप लगाया है आरजेडी ने सुस्त वोटिंग का, उसे लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बिहार ने क्लैरिटी दी है। वो कह रहे हैं कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदान सामान्य रूप से चल रहा है, देयर इज नो स्लो डाउन। ये आरोप पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। लेट्स
गेट बैक टू आवर गेस्ट मोहित प्रकाश जी, प्लीज कंटिन्यू। मोहित प्रकाश जी, मेरा सवाल आपको याद होगा। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ बड़ी अच्छी तरह से कि चुनाव आयोग ने इमीडिएटली जवाब दे दिया, राजनीतिक पार्टी कुछ ना कुछ तो बात कहेगी। मेरा ये सवाल नहीं था, प्लीज 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 इस ब्रेकिंग पर बात नहीं करेंगे। मेरा जो सवाल आपसे था उस पर बात करिए, डू नॉट टॉक अबाउट दिस ब्रेकिंग, इसको अलग रखिए। हाँ ठीक, मैं वही देखिए, तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया था कि 26 नवंबर से 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आप उसकी गहराई समझिए। पंजाब में और महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास अनुभव है कि किस तरह से हमने गुंडावाद पर, आतंकवाद पर काबू पाया था। आपको गिल साहब नाम याद हो गए, रिबेरो साहब नाम याद हो गए। इन लोगों को पूरी छूट दी गई थी कि पुलिस डिपार्टमेंट पूरी छूट रखता है कि आप अपराध को खत्म करने के लिए कुछ भी कीजिए, आपको गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, और नतीजा आपने देखा था। और ये बीजेपी का क्या हाल है कि मणिपुर में आप देख लीजिए, मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बिहार है। बिहार में यकीन मानिए, जिस दिन बिहार के अंदर सरकार बनेगी, कांग्रेस सरकार का हिस्सा है, प्राइम हिस्सा है, और हम ये वही जो महाराष्ट्र में हमने अपनाया, पंजाब पिछला महीना बिहार ने बहुत सारे पर्व और त्योहार को मनाया है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। बिहार में मतदान का पहला चरण है और पहले चरण में जो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बदलाव का एक उत्साह है। मुझे उम्मीद है कि इस चरण में जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है, बिहार के वोटर अपने अधिकार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, घर घर नौकरी के लिए और बिहार में बदलाव के लिए वोट करेंगे। कन्हैया जी, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का, इस पे क्या करना चाहिए? आरोप नहीं लगा रहे हैं, सबूत के साथ, तथ्य के साथ दावे से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अपने काम को ठीक से नहीं कर रही है। पार्टी विशेष के पक्ष में तमाम निष्पक्षता के दावों के बावजूद उसकी कार्यप्रणाली पे, उसके काम करने के तौर तरीकों पे प्रश्न चिन्ह है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि संवैधानिक संस्था का दायित्व निभाए, किसी पार्टी विशेष के प्रकोष्ठ के रूप में कार्य न करे। मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बुर्के को सवाल कर दिया कि बुर्के की सभी जांच होनी चाहिए जो भी लोग पहन कर रहे हैं। अरे बिना बात का बात करते रहते हैं। आप स्टोरी देखे ना, गृह मंत्री बिहार में आकर के कहते हैं कि घुसपैठिया, प्रधानमंत्री आकर के कहते हैं पाकिस्तानी, जबकि चुनाव आयोग ने कहा है कि एक भी बाहर का वोटर नहीं पाया गया SIR में। या तो चुनाव आयोग कह दे कि उसकी प्रक्रिया में गड़बड़ी है, या भाजपा के लोग कह दें कि वो राजनीतिक जुमलेबाजी करते हैं। और बिहार के लोगों के जो असली सवाल है, 20 साल से वो शासन में है, उन सवालों का कोई जवाब उनके पास नहीं है। तमाम मंत्रियों, विधायकों और सरकार सुन रहे थे इस लीडर ऑफ कांग्रेस, और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से वोटिंग का पैटर्न है, वोट चोरी को लेकर वो बयान दे रहे थे। महेंद्र प्रकाश जी प्लीज कंटिन्यू, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट बचा हुआ है, माफी चाहता हूँ। महेंद्र प्रकाश जी प्लीज कंक्लूड सर। मैं बात खत्म करता हूँ। देखिए, अपराध मुक्त तो करना पड़ेगा। अगर आप मगध का इतिहास देखें, चाणक्य के राज्य में जो राजा अच्छा कानून व्यवस्था को संभालता था, राज्य प्रगति करता था। तो सबसे बड़ी मूलभूत जो आवश्यकता है वो कानून व्यवस्था है कि व्यापारी हो, जनप्रतिनिधि हो, राज कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, आम जनता हो, वो एक सांस ले सके कि अपराध मुक्त है और वो अपनी रोज रोटी अपने काम के लिए कर सके। मैं एक छोटी सी बात कह दूं, मेरे साथी बीजेपी ने जिस तरह से सपना दिखाया, रट्टा लगाकर के जो स्टूडेंट जाता है वो एग्जाम में फेल हो जाता है। जिस तरह से उन्होंने बताई बातें, अगर इतना विकास हो गया है तो मैं भी बिहार में आना चाहूंगा। जो बिहार से लोग छोड़कर गए हैं वो तो सारे बिहार में पहुंच ही जाने चाहिए थे अब तक। अरे जनाब, बिहार को आपने लूटा है। भागलपुर में कल एक छोटी सी बात कही गई, जहां आज तक की नेता बात कर रही थी, प्रेस रिपोर्टर, महेंद्र प्रकाश जी, मैं रोक रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना जरूरी है। पीसीआर कह रहा है एक बड़ी खबर है सर। और बिहार में सुबह करीब 13.13% वोटिंग हुई है। इस वक्त का वोट परसेंटेज आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। बेगूसराय में 30.37%, भोजपुर में 26.76%, बक्सर में 28.02%, दरभंगा में 26.07% और गोपालगंज की बात करें तो 30.04%, खगड़िया में 28.96, करीब मतदान हुआ। लखीसराय की बात करें 30.32%, मधेपुरा 48.46%, मुंगेर में 48.46%, मुजफ्फरपुर में करीब 30% मतदान हुआ। नालंदा की बात करें तो यहाँ पर 27% वोटिंग हुई है। पटना की बात करें तो करीब 24%, सहरसा की बात करें तो करीब 30%, समस्तीपुर में 30% मतदान, सारण की बात करें तो 28.52 यानी करीब 29%, शेखपुरा की बात करें क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पर 26% मतदान हुआ है। सीवान की बात करें तो 27%, वैशाली में 28% के आसपास वोटिंग हुई है। तो अभी तक के नंबर्स बहुत ठीक नहीं है। सुबह के हिसाब से
क्योंकि अब 12 बजे का वक्त है और ज्यादातर करीब करीब अगर 28-30 और उसका एवरेज निकालें तो करीब करीब 18-20-22% के आसपास 12 बजे का वक्त है। शाम को अभी 5-6 बजे तक तो चलिए अनिकेत झा, माफी चाहता हूं, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं बचा हुआ था। और विजय नारायण सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिकेत झा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द शो। महेंद्र प्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, निरंजन पोद्दार थैंक यू सो मच, प्रमोद सिन्हा जी जो कि आरजेडी के प्रवक्ता थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाहुबली विहार चुनाव है सरकार, आपको बता दें फेज का आज इलेक्शन है, वोटिंग हो जिले हम आपको